प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना बर्मेचा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय फागी से बोल रही हूँ। आज हम कवि आलम की व्याख्या पढ़ेंगे, पद क्रमांक 6। जैसा कि आपको विदित है, आपके बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन काव्य या रीतिकालीन समय के विविध कवि संकलित हैं। उनमें से कवि आलम, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रेम केली में ये प्रेम के विविध पद लिखे हैं, जिसमें कि गोपियों और कृष्ण के प्रेम, अनुराग, अनन्य निष्ठा, भक्ति, इन सब का उल्लेख है। उद्धव गोपियों को समझाने आते हैं, लेकिन गोपियाँ उद्धव की बातों को किसी भांति स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं और वे बताती हैं और स्मरण करती हैं कि यमुना नदी के किनारे जो रास क्रीड़ा का आनंद देवलोक के दुखों को भी दूर कर देने वाला होता है, मतलब कृष्ण के साथ संयोग की स्थितियों में उन्हें प्रेम की इतनी अनुभूति होती है। तो पढ़ते हैं हम यह पद क्रमांक 6। लता प्रसून बोल कोकिला अलापिके की, लोल कोक कंठ जो प्रचंड भूग गुंज की, समीर बास रास रंग रास के बिलास बास, पास हंस नंदिनी हिलोर के लिपुंज की, आलम रसाल बन गान ताल काल सो, बिहंग बाग बेगी चाली चित लात लुंज की लाज लुंज की, सदा बसंत हंत लोक ओक देव लोक ते, बिलो की रीझी रही पांति भांति सो निकुंज की। लता प्रसून डोल बोल कोकिला अलापी केकी। अब वो गोपियाँ अपनी बात के समर्थन में तर्क दे रही है। वो कहती हैं कि यमुना के तट पर लता प्रसून डोल बोल, लताएं हैं, प्रसून माने फूल, पुष्प खिले हुए हैं, डोल बोल कोकिला, कोयल मीठे बोल बोल रही है, अलापी की, और मोर गीत गा रहे हैं, अलाप ले रहे हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं, तो इस तरह से बड़े ही मनमोहक और मन को अच्छे लगने वाले आह्लादित वातावरण का चित्रण करती हुई गोपियाँ कह रही है कि यमुना का जो तट है, जहाँ पर हम श्री कृष्ण के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, वहाँ पर फूल खिले हुए हैं, लताएं हैं, कोयल मीठे बोल बोलती रहती है, मोर गीत गाते रहते हैं, यानी कि कुल मिलाकर एक सुहाना वातावरण वहाँ पर है। और आगे कवि कह रहा है, लोल कोक कंठ त्यों प्रचंड भृंग गुंज की, कि चकवा जो पक्षी होता है, आपने कहानी उसके बारे में जो मान्यता है वो सुनी होगी। चकवे की मीठी पुकार सुनकर और भौरों की गुंजार वहाँ सुनाई देती है, उसको सुनकर मन निरंतर संयोग की प्रवृत्तियों में आह्लादित होता रहता है। आगे वहाँ की और विशेषता बताते हुए गोपियाँ कह रही है, समीर बास रास रंग रास के बिलास बास। समीर माने पवन, वायु, सुगंधित हवा में रास का आनंद, समीर बास, समीर मतलब तो हवा, बास माने सुगंध, रास रंग, यानी एक तरफ आप सोचिए इतना अच्छा वातावरण है, सुगंधित धीमी धीमी हवाएं बह रही है, और दूसरी ओर प्रिय के साथ संयोग की स्थितियां हैं, रास का समय है, और रास रंग रास के बिलास बास। और जब कोई रास करने आते हैं तो वे अपना जो सज्जा करके आते हैं, गोपियाँ जो होते हैं, तो उनके शरीर पर जो सज्जा होती है, उन पदार्थों की, उन सुगंधित पदार्थों की सुगंध भी हवा में फैल जाती है, तो वह खुशबू भी अपना आनंद अलग दे रही है। और पास हंस नंदिनी हिलोर केली पुंज की, हंस नंदिनी, पास हंस नंदिनी, यानी कि जो यमुना है उसके तट पर ही केली क्रीड़ा के कुंज बने हुए हैं, जो लहरों की तरह दूर दूर फैले हुए हैं। ये
क्या होते हैं ये? क्रीड़ा स्थान, केली क्रीड़ा के लिए कुंज। ये लताओं से बने हुए ऐसे स्थल होते हैं जहाँ अपने प्रिय के साथ मिलन की स्थितियाँ निर्मित होती है। आगे कवि कह रहा है कि आलम रसाल बन गान ताल काल सो बिहंग बाग बेगी चाली चित्त लाज लुंज की। कि आम के बगीचे जो हैं वहाँ पर गीत एवं लय की मधुरता फैली रहती है। गीत एवं लय कौन सुना रहा है? वो जो रास करने आ रहे हैं गोप गोपियाँ जो हैं वो अपनी मस्ती में मस्त होकर गीत गा रहे हैं, रास रचा रहे हैं, तो उन गीतों की और लय की मधुरता फैली रहती है। आलम रसाल बन गान ताल काल सो, वह गीतों की मधुरता वहाँ फैली रहती है। और बिहंग बाग बेगी चाली, पक्षियों के तेज उड़ने से जो हवा चलती है, चित्त लाज लुंज की, वह हवा मतलब वहाँ का कुल मिलाकर वहाँ का जो वातावरण है वह इतना उन्मत्त करने वाला है, मदमस्त करने वाला है कि जो मन की लज्जा की भावना है वह भी लुप्त हो जाती है, मन मस्त हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। सदा बसंत हंत लोक ओक देव लोक ते। और आगे कवि कह रहा है कि जो बसंत ऋतु की जो शोभा है वह देवलोक की शोभा को भी हरने वाली है, या वहाँ के समान है उसकी शोभा, स्वर्गपुरी के समान, इंद्र की नगरी के समान, और वह सारे दुखों का हरण कर लेती है। और बिलो की रिझी रही पाँति पाँति सोनी कुंज की। और यमुना के जो तट पर बिलो की यानी देख कर, रिझी रही यानी मुग्ध होना, पाँति भांति सोनी कुंज की, वृक्षों की जो कतारें की कतारें हैं, कुंजों की जो पंक्तियां हैं, उनको देखकर मन मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के लिए हम ये कह सकते हैं कि इनमें गोपियों ने अपनी भावनाओं का चित्रण तो किया ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी कहना होगा कि बसंत ऋतु का और उसके उन्मादक वातावरण का चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। और जब ऐसा सुरम्य मन को हरने वाला प्राकृतिक वातावरण हो तो मदमस्तता तो स्वतः छा ही जाती है। जैसा कि आपको विदित है, इस व्याख्या में इस पद में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ हम यथासंख्य अलंकार की भी बात कर सकते हैं। छंद तो कवित्व है ही, रीतिकाल के समस्त कवियों की लगभग भाषा ब्रज भाषा है, गीतात्मकता है, लय है, अनुभूति है, नाद है, सौंदर्य है, तुकात्मकता है। तो ये सब विशेषताएं भी, भाषा ब्रज भाषा है, ये सब विशेषताएं भी आपको काव्य के विशेष में लिखनी होगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमारे काव्य की व्याख्या लिखने के लिए, जैसा कि आपको विदित है, आती ही है, तो सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ के अंतर्गत आप कवि का परिचय देंगे और उसके उस ग्रंथ का जिसमें से रचना ली गई है उसका परिचय भी आप देंगे। सबसे पहली पंक्ति हालांकि उसमें यह लिखेंगे कि ये कविता इस कवि के द्वारा रचित है या इस कवि के द्वारा उद्धृत है या इसके काव्य में से, इस काव्य ग्रंथ में से ली गई है। फिर दोनों चीज़ों का परिचय, दोनों चीज़ माने कवि का और उस ग्रंथ का परिचय, ये चीज़ें संदर्भ में आएगी। इसके बाद जब हम प्रसंग लिखने बैठते हैं तो प्रसंग में अगर कोई महाकाव्य होता है तब तो हमें उसकी पूर्वापर कथा देनी होती है, लेकिन ये जो मुक्तक जो पद लिखे जाते हैं, मतलब जहाँ हर पद अपने आप में पृथक रूप से भी पढ़ने योग्य, समझने योग्य है, वहाँ पर हम उस पद में क्या बताया गया है उस भावना को मूल रूप से हम लिखेंगे। और फिर उसके बाद व्याख्या होती है, फिर उसके बाद विशेष में हम ये भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पर श्रृंगार रस है तो रस, छंद, अलंकार, भाषा और उसकी उस पद की या उन पंक्तियों की जो बात हमें विशेष रूप से अपील करती है वह लिखेंगे। तो इस तरह से जब आप किसी पद की व्याख्या लिखेंगे तो आपकी वो व्याख्या पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद है आपको यह पद समझ में आया होगा। एक बार और सुन लीजिए ताकि स्मरण रह जाए, और आगे के वीडियो की सूचना पाते रहने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।